1939 का कालखंड है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ये कह रहा था कि अब कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। स्वाभाविक है कि भारतीयों के अंतःकरण में एक बात उभर कर सामने आई कि जब ब्रिटेन स्वयं कह रहा है कि कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, तो नेचुरल सी बात है कि निश्चित रूप से ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को आजादी प्रदान करेगा। यार, भारतीयों को भी लगने लगा कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जब विश्व जनमत ने ब्रिटेन को यह पूछा कि जब तुम स्वयं इस विचारधारा के समर्थक हो कि कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, तो बट नेचुरल है कि तुम भारत को आजादी क्यों नहीं दे देते हो। तो ब्रिटेन ने कहा कि मैंने भारत को गुलाम बनाया नहीं, भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैं शासन कर दे रहा हूं। यार, भारतीय राजनेताओं को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि उन दिनों भारत के 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, 3 राज्यों में कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी और 2 राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार थी, पंजाब और बंगाल में। यह झटका कोई मामूली झटका नहीं था, अंदर से हिला देने वाला झटका था। आउटपुट इनपुट यह हुआ कि 8 अगस्त 1940 को क्रिप्स ने एक प्रपोजल दिया, जो क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उसमें आजादी के करीब, आजादी के पास तमाम बातों का उल्लेख था, लेकिन अगर नहीं था तो आजादी नहीं थी। भारतीयों ने कहा कि हमको कुछ और नहीं चाहिए, हमें 3 अक्षरों वाला एक शब्द चाहिए और वो शब्द है आजादी। ब्रिटिश हुकूमत पेशोपेश में थी, द्वितीय विश्व युद्ध परवान पर चल रहा था। ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजों, जापानियों के सामने, ब्रिटिश हुकूमत जापानियों के सामने घुटने टेक रहे थे। जापानी ब्रिटिश हुकूमत को हर मोर्चे पर विफल दिखलाने की कोशिश कर रहा था, बेइज्जत करने की भी कोशिश कर रहा था। जापानियों की तमन्ना जाग चुकी थी कि हम भारत पर कब्जा करें। एक तीर से 2 निशाना हो जाता। वो निशाना क्या था कि तुम कह रहे हो, ब्रिटेन कह रहा है कि कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, जापान दिखला दिया कि बेटा हम तेरे ही इलाका को हम ही कब्जा लिए, हम साम्राज्यवादी हैं। तो जापानी आक्रमण का खतरा भारत पर मंडरा रहा है। लोगों के अंदर आक्रोश का भाव चरम पर है और उन्हीं परिस्थितियों में क्रिप्स को एक प्रपोजल देके भेजा गया, जिसमें आजादी थी। एक बिंदु को लेकर विवाद था, वो विवाद का पॉइंट यह था कि भारत के अल्पसंख्यक तबके के हितों की पूर्ति मैं करूंगा। ये चीज महात्मा गांधी को, कांग्रेस को नागवार गुजरा। लोगों ने कहा कि आप आजादी देने आए हो, अब चुपचाप आजादी दो ना भाई। कौन अल्पसंख्यक कौन बहुसंख्यक के खेल तुमने बहुत खेला, अब तो बंद करो। क्रिप्स प्रस्ताव पर बात नहीं बनी और महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अपील की, शुरुआत नहीं की, अपील की। पर्टिकुलर वर्ड यही होगा, अपील की। अंग्रेजों से अपील किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आम भारतीयों से अपील किया कि या तो आजादी को प्राप्त करो या तो मृत्यु को स्वीकार करो। ये 2 अपीलें थी। करो या मरो का नारा दिया गया भारतीयों के लिए। अंग्रेजों के लिए था अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9 अगस्त के सवेरे, जिसको 0 आवर कहा जाता है, उन दिनों हिंदुस्तान का वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। 11 लॉर्ड लिनलिथगो ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि गांधी की क्षमता पर लॉर्ड लिनलिथगो को जरा सा भी संदेह नहीं था। 9 अगस्त का सवेरा है, दुनिया अभी भोर से जागी ही थी कि ब्रिटिश हुकूमत की पूरी पलटन गांधी के पास पहुंचता है। गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां महल में कैद कर दिया जाता है। कांग्रेस कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में कैद कर दिया जाता है और संपूर्ण भारत में, चाहे कांग्रेसी छोटे हों या बड़े हों, सबों की गिरफ्तारी का दौर चलता है। अजीबोगरीब परिस्थिति है, असमंजसपूर्ण परिस्थिति है। लोग भागते फिर रहे हैं, लेकिन दमन चक्र ब्रिटिश हुकूमत का तेजी के साथ चल रहा है। उसको उम्मीद था कि तमाम राजनेताओं को गिरफ्तार कर लेने के उपरांत भारत में कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई क्रांति नहीं होगी। लेकिन जब लोगों को पता चला कि गांधी ने यह कहा है कि या तो आजादी को प्राप्त करो या तो मृत्यु को वरण करो, करो या मरो का नारा दिया, यारा पूरा जन समुदाय सड़कों पर उमड़ चला। ब्रिटिश हुकूमत ने हेलीकॉप्टर तक से बम्बार्डिंग की है। जान के आश्चर्य लगेगा कि अभी का बिहार, अभी का बंगाल, अभी का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इस सब इलाका में तबाही का मंजर था।
सरकारी प्रतिष्ठानों में आग लगाए जा रहे थे, रेल के पटरी उड़ाए जा रहे थे, रेल पुल को उड़ाया जा रहा था, थाने में आग लगाई जा रही थी। प्रत्येक दिन हिंसक वारदात चरम रूप को छू चुका था। अब ब्रिटिश हुकूमत को पहले तो ये उम्मीद थी कि अगर मारेंगे एक को तो 10 को दुबकेगा अपने घरों में, कभी सड़कों पर उतरेगा नहीं, लेकिन हो उल्टा रहा था। मर एक रहा था तो मरने की तमन्ना लिए भारत के सैकड़ों युवा कतारबद्ध खड़े थे। इसका उत्कृष्ट उदाहरण पटना सचिवालय हत्याकांड के रूप में देखा जा सकता है। अब ब्रिटिश हुकूमत को ये समझ में आ गया कि सबों की हत्या नहीं की जा सकती। बहुत जगह तो समानांतर सरकार का गठन कर लिया गया। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में। और इन्हीं परिस्थितियों में जब ब्रिटिश हुकूमत को लग गया कि मेरे तरीके गलत हैं, हिंसक वारदात चरम पर है, इस हिंसा को रोक कौन सकता है, तो लगा कि एक ही कैरेक्टर इस हिंसा को रोक सकता है, वो कैरेक्टर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पास पूरे ब्रिटिश हुकूमत का महकमा पहुंचता है और गांधी को समझाया जाता है कि गांधी, आपने अपील किया करो या मरो का, और आपके द्वारा किए गए अपील का परिणाम था कि आवाम की जनता सड़कों पर उतरी, आगजनी की वारदात को अंजाम दी, हिंसक वारदात हुआ। बापू, आप सत्य और अहिंसा के पुजारी हो, आप वही कैरेक्टर हो जो 1922 में 22 सिपाही जब मारे गए थे तो आपने कहा था कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, मैं आंदोलन को स्थगित कर रहा हूं। यह स्टेटमेंट था आपका, और आपने आंदोलन को रोका। और आज आवाम की जनता सड़कों पर, हिंसक वारदात चरम पर है। एक बार मीडिया के सामने आप आए और आकर के बोल दें, कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करता हूं। गांधी के ऊपर लाख दबाव बनाया गया यारा, लेकिन गांधी ने कहा कि ना, हम नहीं कहेंगे, और बोला ही नहीं। आज भी ये सवाल पैदा होता है कि गांधी हिंसक या अहिंसक। मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपका तर्क क्या है। कमेंट बॉक्स में आप निश्चित बतलाएंगे दोनों तर्कों को सुनने के बाद। लेकिन गांधी 10 फरवरी 1943 को बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पर, और भूख हड़ताल पर बैठे, 21 दिन का भूख हड़ताल था। गांधी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों की टीम ने घोषणा कर दी कि गांधी की कभी भी मृत्यु हो सकती है। यारा, गांधी की मृत्यु के समाचार ने भूचाल खड़ा कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत के हाथ पांव फूलने लगे। लगने लगा कि अगर कहीं गांधी की शहादत हो जाती है तो इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत गुनाहगार होगा। और उन परिस्थितियों में गांधी का अगर पार्थिव शरीर कहीं बाहर जाएगा तो जो तूफान मचेगा ना, उसको कंट्रोल कर पाना ब्रिटिश हुकूमत के औकात के बाहर की बात होगी। यही वो कारण था जिसके कारण आगा खां महल में घी, कफन, चंदन की लकड़ी सबकी व्यवस्था कर दी गई, ताकि अगर कुछ भी होता है, 19-20 शहादत होती है, मृत्यु होती है, तो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन गांधी भूख हड़ताल के माहिर प्रेयर थे, बिता लिए। लेकिन तब तक झुलसता हुआ भारत है, तड़पता हुआ भारत है। जिस फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश हुकूमत ने लंबे अरसे तक भारत में शासन के काम को किया था, दहकता हुआ भारत है। और लोगों की तमन्ना, खासकर एक वर्ग मुस्लिम तबके की तमन्ना थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र हो। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दो धर्म नहीं है, हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र हैं। ये वो चीजें थी जिसके कारण एक और बड़ी ज्वलंत, बड़ी तेज तरीके से बात चल रही है कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र हो। यह मांग मुस्लिम लीग की ओर से चरम पर है। ब्रिटिश हुकूमत भी जान रही है कि भारत आजादी के मुहाने पर खड़ा है। भारत जब आजाद होगा तो भारत एक बहुत बड़ा मुल्क होगा। हमारी सारी पॉलिसी, अर्थात ब्रिटेन की सारी पॉलिसी भारत के साथ होगा। तो अब पाकिस्तान की मांग को ब्रिटिश हुकूमत दरकिनार किए जा रही है, और वो इग्नोर होता देख मुस्लिम लीग और खौफनाक रूप लिए जा रहा है। आगे चल के गांधी को स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर रिहा कर दिया जाता है। और गांधी की जब रिहाई होती है तो गांधी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा था कि आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिसके आधार पर मैं जिन्ना से वार्ता कर सकूं। चूंकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस और जिन्ना के बीच के वार्ता के पक्षधर थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ने जो पॉइंट्स बनाए थे, पॉइंट को सरल शब्दों में जाने, उनका कहना था कि मुस्लिम लीग आजादी का तत्काल समर्थन करे,
आज़ादी मिल जाने के बाद मुस्लिम बहुल इलाके की पहचान करें, उसकी सीमा रेखा का मूल्यांकन हो, तमाम राजनेता चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, चाहे अलग विचारधारा का समर्थक हो, हर कोई वहां की जनता को जाके समझाए कि आप पाकिस्तान में मिलोगे कि हिंदुस्तान में मिलोगे कि अलग मिलोगे। जो जिस विचारधारा के लोग हैं जाएं और जाकर के अपनी बातों को रखें। ये मंजर नहीं होगा कि इलाका मुसलमान का है तो पाकिस्तान में जाएगा। वहां की मुसलमानों से भी पूछा जाए कि वो क्या इच्छा रखता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के फॉर्मूले का मैं निचोड़ बता रहा हूं। फिर जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह में जो निर्णय होगा उस निर्णय के आधार पर या तो पाकिस्तान में जाएगा या तो हिंदुस्तान में आएगा। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का फॉर्मूला का मूल सार था। हमने क्या कहा कि इलाके की पहचान हो, जनमत संग्रह हो, तात्कालिक रूप से आजादी को समर्थन प्रदान करे, हर कोई अपनी अपनी विचारधाराओं को रखे। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के फॉर्मूले का आधार था। और इसी फॉर्मूले को लेकर के CR फॉर्मूला के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इसी फॉर्मूले को लेकर के महात्मा गांधी जिन्ना के पास गए और वही जो वार्ता हुई वो वार्ता गांधी जिन्ना वार्ता के नाम से जाना जाता है। यारा गांधी जिन्ना वार्ता में के दरमियान गांधी ने जिन्ना को कहा कि इतने विशाल मुल्क का आप बंटवारा मत करो। कभी गांधी ने कहा भी था कि भारत का बंटवारा मेरे 100 पर होगा। कहा जाता है कि गांधी ने जिन्ना को समझाया कि आप अगर एक अलग राष्ट्र लोगे तो आप क्या पाओगे। यारा एक उंगली में ताकत नहीं होती, उंगलियों के बंध जाने के बाद ही शक्ति का संचार होता है। एक अखंड भारत होगा तो एक ताकतवर राष्ट्र भी होगा। इस भूभाग के थोड़े से हिस्से को तोड़ के आप क्या करोगे, शासन ही तो करोगे। कहा जाता है कि गांधी ने जिन्ना को कहा कि आप जो पद चाहते हो वो पद आप ले लो। कहा जाता है कि जिन्ना मान चुका था। कहा जाता है कि जिन्ना मान चुका था, लेकिन जिन्ना ने एक शर्त रखा कि जो पद मैं स्वीकार करूंगा वो पद मुसलमानों के लिए रिजर्व कर देना होगा। गांधी ने कहा कि ये नहीं हो सकता। मजहब जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर वो पद को मजहब के आधार पर मुसलमान के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा तो बट नेचुरल सी बात है कि हिंदुओं की तादाद यहां ज्यादा है, तो तादाद के आधार पर पद चाहेगा कि 80% पद या 90% पद हिंदुओं को दिया जाए, ईसाइयों को दिया जाए, सिखों को दिया जाए। लेकिन जरा सोच के देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, जो व्यक्ति जाएगा हिंदू के नाम पर, जो जाएगा मुस्लिम के नाम पर, जो जाएगा सिख के नाम पर, जो जाएगा ईसाई के नाम पर, वो अपने मजहब की विकास को सोच सकता है, राष्ट्र की विकास की बात नहीं सोच सकता। इसलिए पद आप चाहें तो ले लें, लेकिन मजहब के आधार पर बंटवारे की बात नहीं हो सकती। कोई भी मजहबी राष्ट्र सफल नहीं हुआ है। और इसी दरमियान गांधी ने जिन्ना को कहा था कायदे आजम। कायदे आजम की उपाधि गांधी नहीं, कायदे आजम शब्द का मतलब होता है महान व्यक्ति। और इस प्रकार गांधी जिन्ना वार्ता अंततः असफल हो जाता है। लेकिन तब तक गांधी बीते दिनों की बात हो चुके थे। सत्ता लोलुप लोगों के लिए गांधी अब को लगने लगा था कि गांधी कहीं तुष्टीकरण की रणनीति पर ना चल जाए। तो बहुतों के अंदर की ख्वाहिश भी यही थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ताकि मोहम्मद अली जी ना चला जाए। आप इस संबंध में क्या राय रखते हो? अपनी विचारधारा निश्चित रूप से बताएं। आप जिन्ना वार्ता का देख लीजिए क्या क्या वार्ता का मूल विषय है। इस फॉर्मूला को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा गया। इस फॉर्मूले में यही था कि मुस्लिम लीग स्वतंत्रता का समर्थन करे, युद्ध समाप्ति के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया जाए। फिर आ गया वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत से अलग होने के प्रश्न पर विमर्श किया जाए। राजनीतिक दल अपना दृष्टिकोण रखें। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, यातायात और अनिवार्य विषयों पर आपसी निर्णय से समझौता लें। सभी शर्तें स्वतंत्रता के बाद लागू होगी। युद्ध समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग के मुस्लिम बहुल जिलों को पहचान के लिए एक आयोग का गठन हो। जनमत संग्रह द्वारा भारत से अलग होने का निर्णय लिया जाए। जनमत संग्रह से पूर्व सभी दलों को अपना, यही है इस चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। वार्ता सफल रहा, गांधी ने ही इसको कायदे आजम कहा। तो सवाल ये पैदा होता है, लोग कहते हैं कि गांधी ने कोशिश नहीं किया, लेकिन सच है ये
कि गांधी ने अपनी ओर से कोशिश किया, और यह भी सच है कि ये वार्ता भले असफल रहा, लेकिन जिन्ना जो लोग कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति पर गांधी आ गए थे, तो वो जिन्ना की इस शर्त को नहीं माने जो मजहबी था, जो सांप्रदायिक था। अब आपकी विचारधारा में जो उचित लगता हो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित लिखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।